दोस्तों वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट फॉर बिगनर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं HFCL स्टॉक के बारे में। हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन लिमिटेड, इस स्टॉक के बारे में हम जानना चाहेंगे कि एक्चुअल में इसके अंदर भयंकर जो बिकवाली आई है तो वो क्यों आई है, और इस कंपनी का हिस्ट्री भी देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, और इसकी बैलेंस शीट भी देखेंगे ताकि इससे हमको अंदाज़ा लगे कि हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, तो प्लीज़ बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहले कंपनी की हिस्ट्री पता करेंगे कि कंपनी आखिर करती क्या है, तो हमारा कॉन्फिडेंस इसके ऊपर बिल्ड होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं HFCL कंपनी जो है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इन्वॉल्व है, और जितने भी कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन रहते हैं, इनके सारे चीज़ के अंदर HFCL का इन्वॉल्वमेंट है। ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और NSE के ऊपर HFCL करके लिस्टेड है। ये कंपनी फॉर्म हुई थी 1987। ये कंपनी काफ़ी पुरानी है और ये एक अपने में यानी कि एक ख़ास कंपनी है, क्योंकि ये सब फील्ड के अंदर काम करती है, चाहे वो रेलवे सेक्टर हो, चाहे वो कम्युनिकेशन सेक्टर हो, चाहे डिफेंस सेक्टर हो। तो ये काफ़ी यानी कि बड़ी कंपनी है और इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और इसका एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा है। अगर इसके फाउंडर की बात करें तो इसके फाउंडर महेंद्र नेता है और दीपक मल्होत्रा है, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। वहीं हम कंपनी के सर्विस की बात करें तो इसके अंदर जो है ना, सिक्योरिटी के अंदर भी अपनी सर्विस जो है ना प्रोवाइड करते हैं, वो होमलैंड सिक्योरिटी हो या डिफेंस में हो, सिविलियंस में हो, तो ये सारी चीज़ के अंदर अपनी वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये है ना रेलवे सोल्यूशन में भी यानी कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो टेलीकॉम नेटवर्क हो, टेलीकॉम नेटवर्क के अंदर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें इनका मेन बिजनेस, तो प्राइम बिजनेस हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, केबल के अंदर इसका प्राइम बिजनेस है, और इसका प्लांट गोवा में है दोस्तों। वहीं अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इसके प्रोडक्ट में ऑप्टिकल फाइबर केबल है, उसके बाद में ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक है, ब्रॉडबैंड इक्विपमेंट है, जो कि ये टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए प्रोवाइड करते हैं। वहीं अगर हम इसके स्टेट में प्रेजेंट देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है, गोवा में है और चेन्नई में है, जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंडिया प्लस ग्लोबल मार्केट दोनों को प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर हम इसका पास हिस्ट्री देखेंगे तो ये एक ऐसी वेल नोन कंपनी है जो कि अपना ना बिज़नेस कम से कम 25 सालों से चला रही है टेली कम्युनिकेशन में। पहले ये अपना बिज़नेस चलाती थी लैंडलाइन के अंदर, उसके बाद में इसने थोड़ा प्रोग्रेस हुआ जब न्यू टेक्नोलॉजी आई, पेजर आया, तो पेजर के अंदर भी इसने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। और इसके बाद में एक और एक यानी कि अपग्रेडेशन हुआ, जैसे ही मोबाइल का आया, 2G का आया, तो 2G के अंदर भी इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की। और वहीं हम आगे बढ़ते हैं ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो ऑप्टिकल फाइबर के अंदर भी इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की है। तो अगर कंपनी का पास्ट हिस्ट्री देखा जाए तो टेली कम्युनिकेशन के अंदर इसका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस है, और इसका है ना हिस्ट्री काफ़ी अच्छी है। ये BSNL से लेके रेलटेल तक सभी को अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। तो काफ़ी इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है, इनके खुद के बिज़नेस के ऊपर इनका कंट्रोल काफ़ी अच्छा है। और हम वहीं पे बात करें कि अगर कंपनी के शेयर्स प्राइस की, तो कंपनी का शेयर्स प्राइस 1999 में 54 रुपीज़ था, और 1999 से लेके 2000 तक के कंपनी का शेयर अराउंड 2400 तक के आ गया था। टोटल अगर परसेंटेज की बात करें तो 4355% का ग्रोथ इस कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर को कमा के दिया हुआ है। और दोस्तों खाली यही नहीं, जैसे ही वो 99 से लेके 2000 के बीच में इतना ग्रोथ दिखाया, तो ये कंपनी सबकी नज़र में आई है। और सेबी की इसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठी हुई थी कि एग्जैक्टली क्या रीज़न है जो इसके शेयर्स के प्राइस इतने ऊपर आए।
और दूसरी चीज़ जिसकी वजह से इसके ऊपर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप भी लगा, और इसके जितने भी आरोप लगे हुए हैं वो सारे के सारे यानी कि बेसलेस थे, और कंपनी ने इसको चीज़ को प्रूव करके दिखाया है कि इसके अंदर कुछ भी स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं हुआ है। और दूसरा एक और अपडेट है कि 2011 की अगर हम बात करें तो 2G स्कैम के अंदर भी इस कंपनी का नाम आया था। तो ये खाली एलिगेशन था इस कंपनी को बदनाम करने के लिए, और कंटिन्यू देखा जाए तो इसके बाद से 2011 में भी कंपनी के शेयर काफ़ी क्रैश हुए थे। वहीं अगर हम इसकी सब्सिडियरी कंपनी की बात करें तो इसकी सब्सिडियरी कंपनी STL लिमिटेड है, मोनेटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, HFCL एडवांस सिस्टम लिमिटेड और पॉलिक्सेल सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी सब्सिडियरी कंपनी है। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं इसकी टोटल इनकम की। अगर हम टोटल इनकम की बात करेंगे तो 2017 के अंदर 22,243 का टोटल है ना नेट इनकम है। उसके बाद में 18 की बात करें तो 32,730 का है, और 2019 की बात करें तो 47,805 का है, और 2020 की बात करें तो 38,610 का है। वहीं हम PAT की बात करें तो PAT 2017 के अंदर 1237 था, 18 में 1717 और 19 में 2323, और अभी 20 की बात करें तो 20 में 2373 है। वहीं दोस्तों अगर हम EBITDA की बात करें तो EBITDA 2017 में 2143 था, 18 में 3076, 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में 4583 और 2020 में 5162 है। और वहीं अगर EBITDA मार्जिन की बात करें तो 9.60, 9.40, 9.59 और 13.37। वहीं दोस्तों अगर हम EPS देखेंगे तो EPS की बात करें तो टोटल EPS अभी तक का, एक मिनट में सेट कर लेता हूँ। यस, टोटल EPS अगर 2017 की बात करें तो 1 था, इसके बाद के अंदर 2018 में 1.35 हुआ है, और वहीं पे अगर हम बात करें 2019 में 1.75 फिर 1.76। वहीं डेप टू इक्विटी की बात करें तो 2017 के में टोटल डेप था 4582 और इक्विटी था 10461। 18 की बात करें तो 4077। वहीं पे हम इक्विटी की बात करें तो 12169। डेप की बात करें तो 5903, 14317। वहीं पे हम बात करें तो 7116 डेप्ट है, और वहीं अगर हम बात करें तो टोटल इक्विटी है 16685। दोस्तों वहीं अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करेंगे तो टोटल हम लास्ट 10 ईयर का बैलेंस शीट देखेंगे, और ज़्यादा नहीं, उसके अंदर खाली 2 चीज़ देखेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस और लॉन्ग टर्म है ना बोरोइंग। ये 2 चीज़ के ऊपर कंपनी का परफॉर्मेंस इजीली हम जज कर सकते हैं और पता लगता है। दोस्तों ये थोड़ा सा यानी कि बोरिंग लग सकता है कि हम लास्ट 10 ईयर का हम देख रहे हैं डेटा, तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप यानी कि समझ सकते हो कि इसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी बैलेंस शीट ओपन करके रखा है 2012, 2013, 14, 15, 16। पहले 5 ईयर का हम डेटा देखेंगे, और 5 ईयर के डेटा में अगर हम टोटल रिज़र्व एंड सरप्लस देखेंगे तो पहला रिज़र्व एंड सरप्लस में 2012 की बात करें तो 451 है, फिर 506, 634, 808 एंड 793 है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में टोटल बोरोइंग है 216, फिर 202, 182, 162, 251। वहीं दोस्तों अभी हम करंट 5 ईयर की बात करें 2017 से लेके टिल डेट की, तो यस दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है। अभी हम डेटा देखेंगे 2017, 18, 19, 20, 21 का। अगर हम रिज़र्व एंड सरप्लस देखेंगे तो टोटल रिज़र्व एंड सरप्लस में बढ़ गया है, 919 हुआ है, फिर 1074, 1307, 1516, 1748 के टोटल रिज़र्व एंड सरप्लस है टिल डेट। दोस्तों अगर वहीं हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग की, तो लॉन्ग टर्म महीना बोरोइंग फ्लक्चुइंग महीना मैनर में है 157, 111,
103, फिर 103, 166, 197, ये इसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि इसके पीएनएल का क्या परफॉर्मेंस है और ये कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो दोस्तों पीएनएल के लिए हम देखेंगे मार्च का डेटा 2017 का, 2018, 19, 20, 21 का, टोटल ये 12 महीने का डेटा है और जितने भी फिगर्स है वो करोड़ में है, सीआर्स में है। तो दोस्तों हम इसका पहला टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे। तो 2017 में मैं राउंड फिगर लूँगा 2000, फिर बाद में 3000 हुआ है, फिर बाद में वो बढ़ के 4366 हुआ है, फिर 3547, फिर 4100। अगर हम ईयर ऑन ईयर के बेसिस के ऊपर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे तो ये प्लस में है और इसके अंदर बढ़त हुई है। वहीं दोस्तों अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो दोस्तों कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस 2017 में 1910 था, उसके बाद में 18 में 2878 हुआ, उसके बाद में 4123, इसके बाद में 3240 और अभी 2021 का अगर हम बात करें तो 3839 है। वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो 2017 में 123, 155, 184, 2020 में 203, उसके बाद में अगर हम 21 की बात करें तो 222.86। ईयर ऑन ईयर अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसके भी नंबर काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखेंगे, इसका पीएनएल देखेंगे तो दोनों के अंदर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है। और प्लस अगर हम इसकी हिस्ट्री की भी बात करेंगे तो इसके पास के हिस्ट्री में भी जितना भी परफॉर्मेंस दिखेगी तो इसका काफ़ी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। इसका कहीं ना कहीं नाम बदनाम करने की कोशिश की गई है, चाहे वो 2G स्कैम के अंदर हो या स्टॉक मैनिपुलेशन के अंदर हो। तो इस तरीके की इस वजह से इस कंपनी के ऊपर यानी कि कुछ ना कुछ इशू नज़र आते रहे इन्वेस्टर को। और देखा जाए तो इस कंपनी के अंदर कुछ बुराई नहीं है और कुछ यानी कि प्रॉब्लम नहीं है। वहीं अगर हम दूसरी बात करेंगे तो एक खाली इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट इसका यही है कि कंपनी के प्रमोटर के जो शेयर है वो प्लेज है। तो हम इसके कंपनी के टोटल शेयर देखते हैं कि कितने हैं। तो दोस्तों अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो नॉन इंस्टीट्यूशन के पास में 55% शेयर्स है और वहीं प्रोमोटर की बात करें तो प्रोमोटर के पास में 42.05% के शेयर है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0.64 है और बैंक्स की और इंश्योरेंस की बात करें तो 0.04 है। दोस्तों अगर हम DIS की बात करें तो DIS के और FIS के ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा हिस्सेदारी है। और वहीं अगर हम प्रोमोटर की है ना बात करें तो प्रोमोटर के यानी कि 42.05 की जो होल्डिंग है इसके अंदर से 44% के जो शेयर्स है वो प्लेज है, जो कि इस कंपनी के अंदर एक छोटा सा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कंपनी को नेगेटिव बनाने के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ये कंपनी काफ़ी जो है ना अपने जितने भी फंडामेंटल है इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों अगर इसके फेस वैल्यू की बात करेंगे तो इसका फेस वैल्यू 1 है और इस लास्ट स्प्लिट 2000 में हुआ था, 1 जनवरी 2000 में स्टॉक स्प्लिट हुआ था। उसके बाद में अभी तक इसके अंदर कुछ भी स्प्लिट नहीं हुआ और ना ही होगा आगे। तो दोस्तों अगर हम कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का 1 डे का है ना लास्ट इसका क्लोजिंग हुआ है 57.80 पे। अगर हम 1 मंथ का है ना बात करें तो एक महीने में 20.82 के नेगेटिव रिटर्न दिए है। वहीं अगर हम YTD की बात करें तो YTD के अंदर 123.17 के पॉजिटिव रिटर्न है। और वहीं पे अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 5 ईयर में भी 260.12 के पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं अगर दोस्तों अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये कंपनी अराउंड 2000 रुपीज़ के 2004 के आसपास थी, जो कि अभी चल रही है 57.80। दोस्तों इसके अंदर स्टॉक स्प्लिट भी हुआ था अराउंड 2000 के करीब, 2000 ईयर के करीब। तो 2001 से लेके 2000 और 2001 के करीब इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ था, जिसके बाद में इसके स्टॉक प्राइस कम हो गए थे। और अभी इस करंट इसका प्राइसिंग 57.80 पे चल रहा है।
तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी का है ना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। और अगर हम बात करें कि क्या ये ना ये स्टॉक डीलिस्ट होगा, तो दोस्तों आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये स्टॉक डीलिस्ट नहीं होगा और इसके अंदर आप बने रहिए। ये स्टॉक का एक पैटर्न ही है, जब गिरता है तो कंटिन्यू कम से कम ये एक से 2 महीने तक कंटिन्यू डाउनफॉल में रहता है, और जब इसके अंदर रैली आती है तो रैली भी कम से कम 2 से 3 महीने तक चलती है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टाइम में है ना इन्वेस्टर हो तो आप इससे घबराओ मत, डेफिनेटली इस स्टॉक में बने रहो। और आप ना कम से कम ये स्टॉक को 5 इयर्स के लिए होल्ड करके देखिए, और आपको डेफिनेटली इसके अंदर एक स्टॉक आपको कमा के देगा। प्लस ये 5G के अंदर भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करने वाला है, तो डेफिनेटली अभी देखना है जैसे 5G लॉन्च होगा तो इसके बाद में ये स्टॉक का प्राइस कहाँ पे टच करेगा। डेफिनेटली दोस्तों अगर आपको ये है ना वीडियो मेरा पसंद आए रहेगी, ये जो मैंने एनालाइज़ किया हूँ, जो सर्च किया हूँ, जो मैंने काफ़ी यानी कि ऐसे वीडियो बनाने को टाइम लगता है दोस्तों, तो आपका एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए बाय बाय।